सो हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पहली बार इंडियन फॉर्मली कब एसोसिएट हुए थे? तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 1909 वाले एक्ट में ये हुआ था, फॉर्मल वाला। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसमें और इसी को मॉडलेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म भी इसी को कहते हैं। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये पहले लॉ मेंबर बने थे। ठीक है, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये पहले इंडियन लॉ मेंबर बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार क्या हुआ था? 1892 में इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या हुआ था इंट्रोड्यूस? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी इसमें 1892 में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसमें क्या हुआ था? इसमें डायरेक्ट सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें। ठीक है, डायरेक्ट एट स्टेट लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। तो इसका क्रोनोलॉजी बताना है। ठीक है, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट बताना है, कब क्या हुआ था। तो इसका आंसर वैसे होगा बी। चलिए देखते हैं कब क्या अडॉप्ट हुआ था। तो नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था? नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, और बचा क्या? नेशनल एम्बलम कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी को हुआ था। नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसका भी सोर्स एनसीईआरटी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत में भी दिया है। और ये नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया था? तो नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल है अशोका पिलर का में, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, सारनाथ में, यूपी में। और इसका वो मोटो क्या था? मोटो था सत्यमेव जयते, नेशनल एम्बलम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो इसका ऐसे ट्रिक मैंने ऐसे याद किया, सोसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ये तीनों ऐड हुआ है। और फैटर्निटी ओरिजिनली था पहले से। ठीक है, ये पहले से था। और ये यूपीएससी सीडीएस 2020 में आ चुका है। ठीक है, और ऐसे एनसीईआरटी में भी है और लक्ष्मीकांत में भी ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, Preamble of the Constitution of India is inspired by the objective resolution of the 1946 in the context which of the following is incorrect? Incorrect बताना है। Preamble of the Constitution of India is inspired by the objective resolution of the 1946 in the context which of the following is incorrect? ठीक है, preamble के बारे में तो हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को वो बनाया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया था। तो ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने बनाया था और अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इसी से हमारा प्रियम्बल इंस्पायर था। तो इसमें यही बताना है सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, तो प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। तो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है।
तो मेंशन इंडिया सॉवरेन एंड रिपब्लिक, तो हाँ ये दोनों में ये मेंशन है, ठीक है। और गारंटी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। गारंटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। अश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो क्या ये है ये वाला, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये वाली बात एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीएम्बल में है, इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। स्टेटमेंट 1, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। तो इसे बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि इंडिया सॉवरेन स्टेट है, इसको ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। सॉवरेन होने का मतलब ही होता है कोई एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई ऐसा एक्सटर्नल पावर नहीं है जो डिक्टेट कर सकता है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, तो ये दोनों सॉवरेन स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस 1973 जजमेंट। तो केशवानंद भारती केस के बारे में क्या जजमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें सही बताना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। और राइट टू ट्रेवल अब्रोड आइडेंटिफाइड और फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में बाहर ये फंडामेंटल राइट है, आप बाहर जाके घूम सकते हो, ये आर्टिकल 21 में राइट है। बट ये केशवानंद भारतीय का नहीं है, ये किस में आया था, किस जजमेंट में आया था, तो ये आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में। तो इस केस में ये जजमेंट आया था कि आपका फंडामेंटल राइट बाहर जाने का है, आर्टिकल 21 के तहत। थर्ड, फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, तो ये बिल्कुल गलत है, कैन नॉट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन दिया था ना केशवानंद भारती केस में, तो बेसिक स्ट्रक्चर को जो मतलब हनन करे, जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, वो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होगा कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसा सच कोई डिफाइन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बट इसको जो भी कोई भी लॉ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती का ये पूरा सार था कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, बाकी 1-4 सही है। इन द एलिमेंट ऑफ जुडिशियल, ये देख लेते हैं, इन द एलिमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे है ना बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1-4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। तो एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी, तो ये सबसे सूटेबल आंसर है। और हाँ, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के पेपर में प्री में 2020 में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो बनते हैं वो तो इम्प्लीमेंट ही करते हैं ना लॉज, जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं। चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज रिलेटेड टू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल डिस्टेंस के बारे में, है ना।
तो प्रिंसिपल डिस्टेंस इसका वैसे आंसर हो जाएगा, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बेसिकली ये अपना सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है ना वो बताता है। तो जैसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन के बारे में ये बताएगा। तो क्या करता है अपना स्टेट रिलीजन को लेके, तो रिलीजन की ये स्टेट की ये पॉलिसी होती है ना कि कोई भी फेवर नहीं करेगा, मतलब रिलीजन के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है स्टेट। और सबसे अपना एक डिस्टेंस बना के रखेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा सारे रिलीजन को, ठीक है। तो इसीलिए प्रिंसिपल डिस्टेंस करके इसको एक टर्म दिया गया है, ठीक है। सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट जो हमारा होता है कि सबसे डिस्टेंस भी बना के रखेगा और प्रोटेक्ट भी करता है साथ ही साथ स्टेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटमेंट 1, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, ठीक है। फैजल अली कमीशन ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। थर्ड है द फॉर्मेशन ऑफ अनदर स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर अदर रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। तो इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई कर रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट। अच्छा ये पीसेस में आता है क्वेश्चन कि फैज़ल अली कमीशन के मेंबर कौन कौन थे, ठीक है। तो फैज़ल अली कमीशन में 3 मेंबर थे, तो उसके चेयरमैन थे फैज़ल अली, ठीक है। चेयरमैन थे खुद फैज़ल अली और 2 और थे कौन कौन, के एम पनीकर और एक थे एच एन कुंजरू, ठीक है। तो ये दोनों और मेंबर थे, इनके पीसेस में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट, इन एसेंस व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ मीन्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब बताना है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया बिकम अ सॉवरेन कंट्री ऑन January 26, 1950 when the Constitution of India came into effect. An interim government formed under the leadership of Jawaharlal Nehru 1946 functioned as a sovereign body prior to India's independence. Which of the following is correct in respect of the above statement? तो इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया बिकम अ सॉवरेन कंट्री ऑन January 26, ये बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी 1950 को सॉवरेन फुली इफेक्ट मतलब डिक्लेयर हो गया था। ऐसे 15 अगस्त को ये आज़ाद हो गया था, लेकिन डिक्लेयर इस January 26 को हुआ था, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 तो गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है 1946 में ही सॉवरेन बॉडी बन गया था। नहीं, ये वॉइस रॉय के अंडर में उस टाइम था ना, वॉइस रॉय के डायरेक्शन में काम करता था ये इंटरिम गवर्नमेंट जो नेहरू का था, तो ये सॉवरेन नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो गया, तो पहला ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में एक गलत हो तो एक सही हो जाता है अपने आप, तो दूसरा वाला गलत है यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अपहोल्ड द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताना है क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, करेक्ट बताना है। ये तीनों सही होगा, ठीक है। ये तीनों आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है, ठीक है।